नमस्कार, मेरा नाम विवेकानंद है। मैं श्यामलाल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया है और एमफिल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1 दिसंबर से 1 दिसंबर 2022 से भारत ने इंडिया की प्रेसिडेंसी मतलब अ, भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी मतलब भारत के पास G20 की अध्यक्षता आई है। ये 1 दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक मतलब पूर्ण वर्ष भर के लिए ये भारत के साथ ये अध्यक्षता रहेगी। इस संदर्भ में अनेक सारे कार्यक्रम सारे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं और ये जो घटना है, ये विशेषतः भारत के सामाजिक, राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टि से भी अगर देखें, तो एक महत्वपूर्ण घटना है और इसलिए जो युवा है, सामान्य तौर पर अध्ययन करने वाले युवा हैं, अनेक सारे सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो युवा हैं, उन सबके लिए महत्व रखती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चूंकि मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने मेरा एमए और एमफिल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया है। ये मैंने सोचा कि यह जो अध्यक्षता है और इससे जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम है वो महत्व रखते हैं और जितनी भी सिविल सर्विसेज है और अन्य सारे जो विमर्श है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने G20 पर एक अच्छा सा एक व्याख्यान एक रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपके सामने प्रस्तुत भी कर रहा हूं। इसी के साथ में अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े मामले, थ्योरीज और आज के समसामयिक समय में कॉन्टेम्पररी टाइम्स में इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है, इस बात पर मैं समय समय पर कम से कम प्रत्येक प्रत्येक सप्ताह में एक वीडियो करने के बारे में मैंने सोचा है। इसलिए सर्वप्रथम मेरी आप सबसे अनुरोध, मेरे जो भी श्रोता है और जो सुन रहे हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों के मित्र होंगे जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, उन उनके लिए ये अनुरोध है कि यह मेरा जो मैं जो भी प्रोग्राम्स करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं उन सबको अपलोड करने वाला हूं और ये मुफ्त में ये सारी चीजें मिलने वाली है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें। हमारे मराठी में कहते हैं, जे जे आपणाशी ठावे ते इतरांशी सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकल जण। मतलब जो हमको पता है वो अन्यों को भी बताना चाहिए और सबको यह ज्ञान जो है सब तक पहुंचाना चाहिए। मेरा भी यह प्रयास है। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी सहायता इस दृष्टि से करें। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद में एक कुछ महत्वपूर्ण घटना, एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो G20 की भारत की अध्यक्षता से संबंधित है, वो महत्वपूर्ण बिंदु आप सबके समक्ष प्रस्तुत भी होंगे और ये महत्वपूर्ण है कि वो समझने में भी आसानी होगी। जब हम इसको पूरी तरह से समझेंगे तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए अच्छा रहेगा और बिंदुओं के आधार पर G20 की अध्यक्षता क्या है, उसकी संरचना क्या है और भारत इस संदर्भ में क्या करना चाहता है, उसके बारे में हम जरा चर्चा करेंगे। और आप ये बिंदु अगर ध्यान में रखें इस संदर्भ इस प्रकार से, तो ये अच्छा भी रहेगा। तो जैसे कि मैंने कहा था, भारत के पास ये जो अध्यक्षता है G20 की, 1 दिसंबर को आई। इसके पहले जो अध्यक्षता थी G20 की वो इंडोनेशिया के पास थी। अभी वह अध्यक्षता भारत के पास आई है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। आप उनको देखें और उनको याद रखने की कोशिश करें। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आप जॉट डाउन भी करें, उसको नोट करके रखें ताकि जो CUET जैसे ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए भी परीक्षाएं होती है। CUET के माध्यम से ही अभी बहुत सारे जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है देश की, उसमें एडमिशन इसी के आधार पर होगा। तो आप इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जॉट डाउन करें और उसको याद भी रखें ताकि इस पर जरूर अनेक सवाल आने की संभावनाएं हैं, इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। तो मैंने ये जो प्रेजेंटेशन किया है, इस प्रेजेंटेशन में जैसे कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी अन्य सारे अन्य उनके जो भी इंटरेक्शंस हुए हैं, उनकी जो भी स्पीचेस हुई है,
उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि G20 यह हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। यह भारत विश्व के लिए हम प्रस्तुत करेंगे और विश्व को भारत के लिए हम तैयार करेंगे, उसकी भी चर्चा आगे हम करते जाएंगे। तो ये G20 क्या है? तो ये ग्रुप ऑफ 20 मतलब G20 है। ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख मंच है। उसमें हम सब जानते हैं 19 राष्ट्र है और 20वां जो सदस्य है वो यूरोपियन समूह, यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन है। तो इसमें सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दे एवं जो वैश्विक संरचना है, राजनीतिक संरचना, आर्थिक संरचना, प्राइमरीली आर्थिक संरचनाओं पर चर्चा करने के लिए समूह बनाया गया था। अभी राजनीतिक संरचनाएं हैं और सामाजिक जुड़े जो मुद्दे हैं, इनसे संबंधित जो अधिशासन निर्धारित करने का एक प्रमुख मंच है। और जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा, भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक ये जो अध्यक्षता है भारत के साथ रहेगी। इसके साथ में अगर हम देखते हैं G20 की स्थापना जो है 1999 में एशियाई वित्तीय संकट जो था, ये क्या हुआ 1997 से लेकर के 1999-2000 तक जो एशियन जायंट्स जिसे कहा जाता था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये जो देश थे, उनकी आर्थिक प्रगति तो हो रही थी, लेकिन इसी के साथ में 1997 के आते वहां पे आर्थिक संकटों का निर्माण होना शुरू हुआ और इस समस्याओं को सुलझाने के लिए, उस पर उपाय ढूंढने के लिए G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। उस पर प्रमुखता से विदेश मंत्री जो है और विदेश मंत्रियों के साथ जो गवर्नर है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या फिर जो सेंट्रल बैंक्स है, उनके गवर्नरों को लेकर के ये जो आर्थिक वैश्विक संरचना है, उस पर चर्चा करने के लिए एक मंच बनाया गया। इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, ये समूह है। इसीलिए इसकी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट जिसे कहते हैं कि इसका कोई सेक्रेटेरिएट है, ऐसी कोई यहाँ पर स्थिति है नहीं। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। और 1999 में इसकी एशियन आर्थिक संकट जो था, एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस, उस पर हुई थी और 2007 के वैश्विक 2007-8 के आते-आते ये सिर्फ एशिया तक ही समय नहीं एशिया तक का ही आर्थिक संबंधों का प्रश्न नहीं था, बल्कि 2007 के आते-आते अगर हम देखें 2007-8 में जो अमेरिकन बैंक्स कोलैप्स होने लगी, अमेरिकन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मॉर्गेज हाउसेस है, वो कोलैप्स होने लगी। तो यह और उसके जो रिपलिंग उसको इफेक्ट्स कहते हैं, रिपल इफेक्ट्स जिसे कहते हैं, तो वो सारे इफेक्ट्स पूरे विश्व भर में फैलने लगे और वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, वह एक मंदी की दौर से गुजरने लगी। तो ये 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट को मद्देनजर रखते हुए G20 की ये जो समूह है, ये सिर्फ विदेश मंत्री या फिर रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है, उन्हीं तक सीमित ना रखते हुए इस समूह को आगे राष्ट्राध्यक्ष या हमारे भारत के जो राष्ट्र प्रमुख अगर हम कहे तो नॉमिनल प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव प्रमुख जो है, जो वास्तव में निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, वो प्रधानमंत्री है। तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जर्मनी के चांसलर है। उसी प्रकार से भारत में प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान मतलब चाइना में प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो इस प्रकार से राष्ट्र प्रमुखों का एक समूह इसको बनाया गया। तो 1999 में जो स्थापना हुई, उस समय सिर्फ विदेश मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उन्हीं तक सीमित था। आगे चल करके ये जो समूह है 2007 जो वैश्विक आर्थिक संकट का जब पूरा विश्व सामना कर रहा था, तब इसको सिर्फ विदेश मंत्री और रिजर्व बैंक के जो गवर्नर्स है वहां तक ही सीमित ना रखते हुए उसको राष्ट्र प्रमुखों का समूह बनाया गया। तो इसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु मंच जो है यह है। अब G20 शिखर सम्मेलन जो है प्रति वर्ष होता है। मैंने कहा 19 राष्ट्र है उसके और 20वां जो है वो राष्ट्र समूह है, यूरोपियन यूनियन है। तो G20 शिखर सम्मेलन जो है प्रति वर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक जो आर्थिक मुद्दे हैं उन्हीं पर केंद्रित था, लेकिन हाल ही के समय में अगर हम देखें तो इसका जो G20 में जिन मुद्दों की चर्चा होती है उनका विस्तार हुआ है। उनमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो है मैंने यहाँ पर ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया उसमें शेयर किया है, आप उसे याद रखिएगा। उसमें
व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भ्रष्टाचार विरोध, इस प्रकार के अनेक सारे मुद्दे जो है उसमें शामिल किए गए। तो ये जो G20 की जो अध्यक्षता है, ये जो अध्यक्षता या G20 ये जो समूह है, उसको प्रमुखता से 5 समूहों में उसको विभाजित किया गया है। यह करते हुए क्षेत्रीय जो एडजेसेंस है, ज्योग्राफिक एडजेसेंस जिसे कहते हैं, उसको ध्यान में रखा गया है। तो ये 19 सदस्य देश जो है उनको 5 समूहों में बांटा गया है और एक प्रत्येक समूह में अधिकांश 5 या 4 राष्ट्र, उसमें 4 राष्ट्र अधिकांश जो है उसमें है। और मैंने जैसे कहा था, इसको ज्योग्राफिक एडजेसेंस मतलब भौगोलिक संलग्नता जो है उसको ध्यान में रखते हुए, तो उसमें पहला जो समूह है उसमें है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा समूह जो है भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। लेकिन पहला समूह और दूसरे समूह में अगर हम देखते हैं तो इसमें भौगोलिक जो विसिनिटी क्लोजनेस है वो दिखाई नहीं देता। देखिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, कनाडा, अमेरिका जुड़े हुए हैं, लेकिन सऊदी अरब तो बिल्कुल मिडिल ईस्ट में आता है। इसी प्रकार से जो दूसरा समूह है भारत, एशिया का साउथ एशिया में आता है, रूस एशिया यूरोप में आता है, दक्षिण अफ्रीका तो अफ्रीकन समूह है और तुर्की जो है वो मतलब एशिया का हिस्सा है, लेकिन वो अपने आप को यूरोप का भी हिस्सा मानता है। तो ये जो पहला और दूसरा समूह है, जिसमें पहले समूह में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो दूसरा समूह है भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ये 2 समूह जो है, ये समूहों के संदर्भ में भौगोलिक संलग्नता या फिर ज्योग्राफिक एडजेसेंस या विसिनिटी, इस तत्व का पालन होता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनकी ज्योग्राफिक एडजेसेंस है नहीं। लेकिन जो तीसरा, चौथा, पांचवा समूह अगर हम देखते हैं, उसमें तीसरे समूह में अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, तो ये सारे लैटिन अमेरिकन, साउथ अमेरिका में आने वाले राष्ट्र हैं। इनकी भौगोलिक क्लोजनेस है, इनकी ज्योग्राफिक क्लोजनेस है। चौथा समूह अगर हम देखें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम, ये वेस्टर्न यूरोप के राष्ट्र हैं, इनमें भी ज्योग्राफिक एडजेसेंस है। और पांचवा समूह है उसमें चीन है, इंडोनेशिया, जापान और कोरिया, ये भी ईस्ट एशियन कंट्रीज जिनको कहा जाता है, इनमें ईस्ट एशिया में, पूर्व एशिया में इनकी ज्योग्राफिक एडजेसेंस। और ये 19 राष्ट्र हुए इस प्रकार से। और जो यूरोपियन यूनियन जो मैंने कहा 20वां सदस्य है, ये कोई राष्ट्र न होकर के, ये यूरोपियन यूनियन एक राष्ट्र समूह है, प्रादेशिक सहयोग संगठन है, वो किसी इनमें से किसी भी समूह का वो सदस्य नहीं। अब G20 के सदस्य में कौन से राष्ट्र है जो परमानेंट मेंबर्स है, उसमें 19 राष्ट्र है, मैंने कहा था। उसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ये पहले तुर्की कहा जाता था, अभी तुर्की ये कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स है उसके। इसी के साथ में एक ये ध्यान में रखना है कि यूरोपियन यूनियन की मैंने बात ही कही। अब एक मुद्दा मैंने थोड़ा सा मैं मिस कर गया, वो यह मुद्दा है कि ये G20 क्यों। तो मैंने कहा 1999 में एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसके बाद में 2007-8 के समय में जो वैश्विक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ये दोनों भी महत्वपूर्ण घटनाएं जो है, वैश्विक घटनाएं हैं, और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाली ये जो दोनों भी घटनाएं हैं, इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और उन पर समाधान ढूंढने के लिए, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए इस समूह का निर्माण किया गया था। लेकिन इसी प्रकार से G7 आपने सुना होगा कि ग्रुप ऑफ 7, वो देश भी थे। तो ये G7 और G20 में अंतर क्या है? तो G7 जो है विश्व के जो विकसित अर्थव्यवस्था है, डेवलप्ड इकोनॉमीज, प्राइमरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के जो राष्ट्र है, उनको उनका समावेश जो है G7 में था। लेकिन ये जो एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस और फिर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आने के कारण, एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस 1999 1997 से शुरू हुआ, और 2007-8 के बीच में जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ये दोनों भी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो G7 कंट्रीज है, मतलब विकसित अर्थव्यवस्था है, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कम पड़ती हुई दिखाई दी। और इसीलिए वैश्विक स्तर पर ये विचार सामने आया कि सिर्फ विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समूह से पर डिपेंडेंसी सही नहीं है, उसमें विकसित
और अर्धविकसित डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज, इन दोनों का भी समावेश होना चाहिए। तो अगर ये 19 राष्ट्रों की बात कही मैंने, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य जो है, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 19 राष्ट्र जो है, इनमें डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी साथ में मिलकर के ये G20 बनी हुई है। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण, ये जो आंकड़े हैं आपको ध्यान में रखने चाहिए कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पादक जो है, जिसको हम इंग्लिश में जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो 85% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दीज G20 कंट्रीज, इसमें ध्यान में रखना है। और वैश्विक व्यापार का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसका 75% जो हिस्सा है, शेयर है, ये G20 के कंट्रीज शेयर करते हैं। और विश्व की लगभग 2/3, मतलब कम से कम लगभग 60% आबादी जो है इन देशों की है। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि G20 के जो सदस्य राष्ट्र है, उनकी 85% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी वो शेयर करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का 75% जो हिस्सा है वह शेयर करते हैं। और विश्व की लगभग 60% आबादी जो है इन देशों में है। तो इसीलिए जो देश है महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये परमानेंट मेंबर्स के अलावा जो राष्ट्र उस वर्ष की अध्यक्षता करता है, वह कुछ राष्ट्रों को अतिथि सदस्य राष्ट्र के रूप में भी प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। एक ही, मतलब कुछ वही राष्ट्र बारंबार नहीं बुलाए जाते हैं। वो अध्यक्ष, जो राष्ट्र अध्यक्षता कर रहा है, उसके फंक्शंस या उसकी विवेक पर निर्भर करता है कि, और अपनी उसकी आवश्यकताओं के आधार पर भी ये निर्धारित होता है। तो भारत जो इस वर्ष अध्यक्षता कर रहा है, उसमें जो अतिथि राष्ट्रों को G20 में बुलाया जाएगा, उसमें है बांग्लादेश, मतलब बुलाया जा रहा है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीराट्स जो है, इन राष्ट्रों को अतिथि राष्ट्रों के रूप में भी बुलाया जा रहा है। अब ये राष्ट्रों के अलावे जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, कुछ नियमित संगठन है और कुछ अतिथि संगठन है। वो उनमें नियमित संगठनों में ये ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशंस, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WB मतलब वर्ल्ड बैंक, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FSB मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये नियमित संगठन है। इसी इसी के साथ में अच्छा, इसमें इसी के साथ में जो है कुछ आमंत्रित संगठन है। उन आमंत्रित संगठनों में देखना कि AU मतलब अफ्रीकन यूनियन, जो अफ्रीकन, जैसे भारत साउथ एशिया में सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यूरोपियन यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स है, अमेरिकन देशों की संगठन। उसी प्रकार से अफ्रीका जो उप महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में उन राष्ट्रों की एक सदस्यता देने वाली प्रादेशिक सहयोग संगठन है, उसको अफ्रीकन यूनियन कहते हैं। इसी के साथ में AUDA NEPAD, इसका मतलब अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी, AUDA ये जो है अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी, और NEPAD इसका लॉन्ग फॉर्म है न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट। ये इसको आमंत्रित किया गया इस संगठन को। इसी के साथ में एशियन जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एक महत्वपूर्ण संगठन है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, इनको भी आमंत्रित किया गया है। ये आमंत्रित संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसके अलावा मैंने जैसे कहा था कि भारत इस बार की जो अध्यक्षता कर रहा है, इस वर्ष की अध्यक्षता कर रहा है, कुछ मित्र राष्ट्र और कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उन संगठनों को भी अतिथि संगठनों के रूप में आमंत्रित करने के अधिकार उस अध्यक्ष राष्ट्र के पास होते हैं। तो भारत ने इस वर्ष जो है ISA मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर नाम के संगठन को, CDRI मतलब इसका और ये भारत में इसका जो मुख्यालय है भारत में है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, आदि जो संगठन है, इन संगठनों को अतिथि संगठनों के रूप में उसको आमंत्रित किया गया है।
अब हमने कहा कि G20 के अध्यक्षता के तहत जो है प्रतिवर्ष जो अध्यक्ष राष्ट्र होता है वो G20 का एजेंडा का संचालन करता है, मतलब एजेंडा निर्माण करना, सभी राष्ट्रों को बुलाना, उनमें एक यूनानिमिटी, एक मत तैयार हो, उन महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सुलझाने के लिए सभी मिलकर के काम करें। इस दिशा से जो एजेंडा डेवलप करना है सबको साथ में लेकर के, सिर्फ अध्यक्ष एजेंडा तैयार नहीं करता है, लेकिन अध्यक्षता अगुवाई करता है, लीडरशिप करता है, तो भारत वह करता है। तो G20 का जो अध्यक्ष राष्ट्र है उसके नेतृत्व में एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन भी होता है। तो भारत में सितंबर में जो है प्रगति मैदान में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित होना है, सितंबर 2023 में। तो G20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं, इसकी कार्यशैली के बारे में हम जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक वित्त ट्रैक जिसको फाइनेंस ट्रैक कहते हैं, और शेरपा ट्रैक। तो शेरपा ट्रैक जो होता है उसमें वो राष्ट्र प्रमुख जो होते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रतिनिधि होते हैं, उसमें श्री अमिताभ कांत, पहले वे नीति आयोग के अध्यक्ष थे, वे शेरपा है इस बात में। तो G20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं, उनको ध्यान में रखना है। एक है फाइनेंस ट्रैक जिसको हिंदी में हम वित्त ट्रैक कहेंगे, और दूसरा शेरपा ट्रैक है, जो शेरपा जो होते हैं उस राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुखों के वो प्रतिनिधि होते हैं। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, वित्त ट्रैक के जो हेड करते हैं, उसकी लीडरशिप करते हैं, वो कौन करता है? तो वित्त मंत्री। और सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो है श्री शशिकांत दास जो है हमारे वित्त गवर्नर जो है, और निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री है, ये उसका नेतृत्व करते हैं प्रत्येक राष्ट्र के। हमारे ये दो लोग हैं। जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व जो है वो अमिताभ कांत जी करेंगे, जो प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि होते हैं। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा। अब वित्त ट्रैक का नेतृत्व जो है सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर करते हैं, जिसकी चर्चा हमने की थी। और इन दो ट्रैक के भीतर विषयागत रूप से उन्मुख कार्य समूह है, उसमें वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, और संबंधित मंत्रालयों के साथ अनेक सारे मंत्रालय भी, जैसे अभी आपने देखा होगा कि वित्त मंत्रियों की जो बैठक है, मीटिंग जो है, ये G20 वित्त मंत्रियों की मीटिंग जो है बेंगलुरु में हुई थी। और हाल ही के दिनों में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रियों की मीटिंग जो है, बैठक जो है वो दिल्ली में हुई थी। और अन्य सारे भी होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। और ये जो वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, ये जो कार्य समूह होते हैं, प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं। तो भारत में भी करीबन 200 शहरों में अनेक प्रकार की बैठकें होने वाली है। शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, जो शेरपा होते हैं शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं, और G20 के मूल कार्य समूह का जो मूल कार्य जो होते हैं उनका समन्वय भी जो शेरपा जो होते हैं उस राष्ट्र के प्रमुख के जो सदस्य होते हैं, निजी सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वे करते हैं। इसके अलावा ऐसे संपर्क समूह है जो G20 के नागरिकों, जैसे नागरिक समुदाय है, सांसद है, विचार अनेक सारे विचार मंच है, महिलाएं है, महिलाओं की जो मीटिंग जो है मुझे लगता है हैदराबाद में हुई है, वो आप उसको कंफर्म करिएगा। और इसी के साथ में अभी हाल ही अभी नागपुर में भी एक इस प्रकार की मीटिंग, जो नागरिक समुदाय से जुड़े हुए लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो G20 के बैनर के तले ही हो रहा है। तो इसमें नागरिक समाज, सांसद लोग, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, विचार मंच, महिलाएं, युवा, श्रमिक, व्यावसायिक, शोधकर्ता, रिसर्चर्स, इन सब को साथ में लेकर के अनेक सारे कार्य समूह कार्य करते हैं, ये G20 के बैनर के तले। इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं, मैंने कहा, क्योंकि ये सिर्फ समूह है, अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है। भारत चूंकि प्रत्येक वर्ष जो अध्यक्ष राष्ट्र होता है अपना सेक्रेटेरिएट अपने उस वर्ष के काम कार्य को आगे बढ़ाने के लिए करता है। तो भारत की जो अध्यक्षता है उसका जो सचिवालय है वो चाणक्यपुरी में श्रीमती सुषमा स्वराज भवन जो है उससे ये सब संचालन हो रहा है, जिससे ये सारी जो विविध जो अधिकारी है
G20 से जुड़े हुए वो वहां से कार्य करते हैं। इसी के साथ में अगर हम देखना कि ये जो अध्यक्षता होती है उसमें ट्रोइका का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ट्रिनिटी या त्रिस्तरीय जो देश होते हैं, त्रिकूट हम कह सकते हैं उसमें। उसमें पिछले वर्ष का जो अध्यक्ष है, अब भारत की जब अध्यक्षता चल रही है तो इसके पहले का अध्यक्ष कौन था? इंडोनेशिया। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारत। और आने वाले अध्यक्षता जो करने वाला राष्ट्र है वो ब्राजील। और ये बात ध्यान में रखनी है, इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील, ये जो त्रिकूट है, ट्रोइका है, जो पिछले वर्ष में भी, इस वर्ष में भी और आने वाले वर्ष में भी। अब देखिएगा कि जब इंडोनेशिया अध्यक्ष था तो उसके पहले से वो सारे एजेंडा डेवलपमेंट में उसकी अगुवाई थी। तो भारत अब जब अध्यक्ष है, अ, उसके पहले भी इंडोनेशिया इंडोनेशिया की अध्यक्षता के समय भारत का महत्वपूर्ण रोल, भूमिका उसमें रही है। अभी अध्यक्षता है तो रहेगी। जब ब्राजील के पास जब अध्यक्षता जाएगी तब भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो तीन राष्ट्र होते, त्रिकूट जो होता है, ट्रॉइका जो होता है, पिछला अध्यक्ष, अब का अध्यक्ष और आने वाला अध्यक्ष, ये तीनों भी राष्ट्र जो है एजेंडा को निर्धारित करने में, उसका संचालन करने में और उसको आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो भारत की अध्यक्षता के दौरान जो ट्राइका, मैंने जैसे कहा था, इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील, ये तीन राष्ट्रों का समूह जो है उसको हम ट्राइका कह सकते हैं। तो ये मैंने जैसे कहा था कि जो शेरपा ट्रैक और वित्त ट्रैक जो होता है, तो शेरपा ट्रैक में कुछ कार्य समूह होते हैं, उन कार्य समूहों के माध्यम से कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। उसमें कृषि कार्य समूह है, एग्रीकल्चरल वर्किंग ग्रुप, भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, संस्कृति संस्कृति कार्य समूह मतलब कल्चरल वर्किंग ग्रुप, विकास कार्य समूह मतलब डेवलपमेंट रिलेटेड वर्किंग ग्रुप, डिजिटल अर्थव्यवस्था का कार्य समूह जो डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए जो कार्य समूह होता है वह, आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह मतलब डिजास्टर रिडक्शन वर्किंग ग्रुप जो होता है, जो अनेक प्रकार के हमने देखा कि अभी जो भूकंप आया तुर्की में और सीरिया में जो हुआ, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये ध्यान रखने की बात है कि तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह है, शिक्षा कार्य समूह, रोजगार कार्य समूह, एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह, स्वास्थ्य कार्य समूह हेल्थ रिलेटेड वर्किंग ग्रुप, पर्यटन कार्य समूह टूरिज्म रिलेटेड वर्किंग ग्रुप, व्यापार और निवेश कार्य समूह। इस प्रकार के करीबन 13 कार्य समूह जो है, वर्किंग ग्रुप्स जो है, वो शेरपा ट्रैक में आते हैं। इसी के अलावा जो फाइनेंस ट्रैक होता है उसमें फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, सतत वित्त विकास कार्य समूह सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी समूह जो है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, वह वर्किंग ग्रुप, संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य समूह जो है, यह अंतरराष्ट्रीय कराधान मुद्दे मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन इश्यूज को लेकर के काम करने वाला कार्य समूह और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे जो रीजनल इश्यूज है इकोनॉमी को, उनको हैंडल करने वाला। तो अगर हम देखें तो ये करीबन 8 जो समूह है वो वित्त समूह में आते हैं। अब ये हम देखेंगे कि जो राष्ट्र अध्यक्षता कर रहा है उस राष्ट्र के अख्तियार में या उस राष्ट्र के जुरिस्डिक्शन में उस वर्ष का लोगो तय करना और उसका ब्रीद वाक्य मोटो जो होता है वो तैयार करने के अधिकार भी उनके पास होते हैं। वह प्रिविलेज जो है, वह प्राथमिकता उनके पास होती है। तो भारत ने इस वर्ष का जो लोगो तैयार किया है उसमें अगर हम देखें, यहाँ पर देखना आप, G20 कहा गया है, किया है। उसमें कमल का पुष्प है, कमल का फूल है और कमल के फूल के ऊपर पूरी पृथ्वी दिखाई दी हुई है। तो इसमें इसका उद्देश्य और इसका ब्रीद वाक्य क्या है, मोटो क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही एक कुटुंब है। और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट इस प्रकार से कर किया हुआ कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। पृथ्वी एक है, एक कुटुंब है हमारा सबका, सभी मानवीय समुदाय हम एक कुटुंब के सदस्य हैं और हमारे जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो यहाँ पर अगर हम देखें तो कमल पुष्प है, उसके ऊपर पृथ्वी है। तो कमल पुष्प को इस रखने का उद्देश्य यह था
कि विपरीत परिस्थितियों में भी, हम कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में ही फूलता है, तो विपरीत परिस्थितियों में भी जो कमल फूलता है, उसी प्रकार से भारत की अध्यक्षता जो है वो विपरीत समय में हमारे सामने आई। एक तो हमें पता है कि ये जो कोविड क्राइसिस आया, जिसकी वजह से अनेक सारी जानें गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़ी धीमी गति में आ गई, क्योंकि उसके परिणाम जो है अभी भी सारा विश्व उन परिणामों का सामना कर रहा है। अनेक सारे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं अभी भी मंदी की दौर से गुजर रही है। ये विपरीत परिस्थिति, और उसमें टू ऐड टू दैट, उसमें और ऐड करने के लिए क्या हुआ कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जन्य परिस्थिति का निर्माण हुआ। तो फरवरी 2022 से लेकर के अब तक, मतलब पूरे वर्ष भर, हमने हाल के समय में ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करेंगे हम। एक कन्वेंशनल वॉर होगा ऐसा नहीं मानते थे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति लोग थे। लेकिन को ये पता चला कि फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत हुई और वह युद्ध अभी भी चल रहा है, जिसके वजह से जो ऑयल प्राइसेस है, फूड प्राइसेस है और फर्टिलाइजर्स मतलब खाद के जो प्राइसेस, खाद मतलब फर्टिलाइजर्स, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, और जिसकी वजह से जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उनको अनेक सारे कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, भारत की जो अध्यक्षता है, मैं यहाँ पर अभी समाप्त कर दूंगा। भारत की जो अध्यक्षता है, इस अध्यक्षता के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो है, 8 मुद्दों पर चर्चा होनी है, 8 मुद्दों पर एजेंडा तय होना है। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर साहब ने इस बात पर बारंबार अपने विचार रखे हैं, बड़ी स्पष्टता से विचार रखे हैं। और अगर फाइनेंस मिनिस्टर की जो बैठक हुई बैंगलोर में, उसके बाद में अभी दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जो वीमेन 20 को जो W20 है उसकी बैठकें हुई, और अन्य जगह पे भी जो बैठकें होगी, उन बैठकों में भी इसी एजेंडा को आगे ले जाया जाएगा। तो इसमें पहला मुद्दा क्या होगा, हमारा पहला एजेंडा क्या होगा, तो इसमें हमारा यह मानना है कि विश्व के सामने जो भी बड़ी चुनौतियां है, उनका हल लड़ाई से नहीं, युद्ध से नहीं, लेकिन मिलजुल करके हमारे जो भी समस्याएं हैं, हमारे जो भी विवाद है, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को राजनय के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, निगोशिएशंस के माध्यम से सुलझाना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। अगर इंडोनेशिया में जो समिट हो रहा था बाली में, तब प्रधानमंत्री जी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब जब बैठे थे, तब प्रधानमंत्री जी ने उनको समझाते, क्योंकि रशिया हमारा एक प्रकार से मित्र राष्ट्र है और कठिन परिस्थितियों में रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। इसलिए हमने रशिया के खिलाफ बहुत सख्त ऐसी कोई पोजीशन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नहीं ली है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उनको समझाते हुए कहा है कि यह समय जो है युद्ध का नहीं है, ये राजनय के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से हमारे जो भी विवादास्पद मुद्दे हैं उनको सुलझाने का समय है, तो वही हम करें तो अच्छा रहेगा। तो हमारा ये G20 के माध्यम से भी जो एजेंडा होने वाला है, वही होने वाला है। अभी जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक हो रही थी, उसमें एक जॉइंट कम्युनिके जिसे कहते हैं कि एक साझा समझ का एक डॉक्यूमेंट बनना था, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। लेकिन क्योंकि रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के जो मुद्दे हैं सामने आए, और राष्ट्रों के बीच में एक मत, जिसे यूनानिमिटी नहीं बनी, और वो जॉइंट कम्युनिके निर्माण नहीं हुआ, लेकिन ये जो समरी डॉक्यूमेंट और आउटकम डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा, वो आउटकम डॉक्यूमेंट सामने लाया गया। और बहुत सारे जो मुद्दे हैं वर्किंग ग्रुप से रिलेटेड और अन्य सारे मुद्दों से रिलेटेड, सिर्फ रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस को छोड़ करके अन्य सारे मुद्दों पर एक प्रकार से एक मत बनाने में भारत ने सफलता हासिल की है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सरगेई लैवरोव, और एंटनी ब्लिंकन जो यूनाइटेड स्टेट्स के विदेश मंत्री है, वे भी मिले और बात की, तो ये इसको भी सकारात्मकता मानना चाहिए। ये पूरी तरह से जो विदेश मंत्रियों की बैठक में जो भी एजेंडा सामने जाना था, वो पूरी तरह फेल हुआ, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, लेकिन ऐसी वास्तविकता है नहीं। बहुत सारे मुद्दों पर, 90% मुद्दों पर एक मत जुटाने में हम कामयाब रहे हैं। जो पहला मुद्दा हमारे एजेंडा का होने वाला है। दूसरा जो है, अखिल मानवीय समुदाय के समक्ष जो भी समस्याएं हैं, उनका हल प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको सुलझाया जा सकता है। यह दूसरा मुद्दा है। तो मतलब कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए। यह मुद्दा
इस बात को लेकर के एजेंडा हमें डेवलप कर होना है भारतीय अध्यक्षता के समय, भारत की G20 की अध्यक्षता के समय, और उसे आगे ले जाना है। तीसरा जो एजेंडा हमारा होने वाला है कि हमारा यह मानना है कि हमने जो भी डिजिटल माध्यम बनाए हैं, उससे आज आर्थिक एवं मानवीय जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति हुई है। हमें पता है कि भारत में कुछ 10 साल पहले अगर हम विचार करें या 7-8 साल की भी बात अगर हम कर लेते हैं, तो सिर्फ जो हार्ड कैश के माध्यम से ही जो ट्रांज़ैक्शन है, खरीद-बिक्री के जो भी ट्रांज़ैक्शंस होते थे, वो होते थे। लेकिन अगर आज हम देखें, तो हम अपनी मोबाइल में एक छोटा-सा बैंक लेकर घूमते हैं। पेटीएम के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से और अनेक सारे जो पेमेंट ऐप्स हैं, उनके माध्यम से हम चीज़ों को अभी है कि उसका ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, उसका व्यवहार करते हैं। जैसे छोटे सब्जी वाले के पास भी आज पेटीएम है, तो आप हार्ड कैश ले जाने की आवश्यकता नहीं, आप पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पान की दुकान पे भी आप पेटीएम के माध्यम से, और अक्सर होता है, और ये छोटे-छोटे गाँवों तक ये पहुँच गया है। तो ये जो डिजिटल माध्यम है, ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रांसपेरेंसी भी लाई जा सकती है, पारदर्शिता भी लाई जा सकती है, और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जो है उन पर भी एक प्रकार से निजात पाया जा सकता है, उनसे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स को, डिजिटल माध्यमों को प्रमोट करना सारे वैश्विक स्तर पर होना चाहिए। यह भी हमारा एजेंडा है, ये तीसरा एजेंडा। चौथा एजेंडा जो हम कह रहे हैं कि, और ये सबका ज़िम्मेदारी है, ध्यान में रखने की आवश्यकता है, और प्रमुखता से हमारे जो युवा है, क्योंकि हमारे युवाओं जो है, उनके पास अनेक सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। आज वे हमारी भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इसीलिए हमारा यह मानना है, और विश्व के समक्ष हमें इस बात को प्रस्तुत भी करना है कि भारत की सनातन सभ्यता के सदियों पुराने अनुभव जो हैं हमारे, वह अनुभव मानवता के समक्ष जो वर्तमान परिस्थितियों में, कंटेम्परेरी टाइम्स में, प्रेजेंट टाइम्स में और फ्यूचर में, भविष्य की जो भी संभावित समस्या है, प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग एज ऑफ नाउ इन द प्रेजेंट, एंड द प्रॉब्लम दैट वी माइट फेस इन फ्यूचर, इन समस्याओं को सुलझाने के जो उपाय है, भारतीय सभ्यता, ज्ञानाधारित सभ्यता जो रही है, ये सदियों पुरानी सभ्यता जो रही है, सारी सभ्यताएं खत्म हो चुकी है, लेकिन भारतीय सभ्यता जीवित है। इस सभ्यता की जो सामर्थ्य है, इस सभ्यता की समावेशकता है, स्वीकार करने वाली ये जो परंपरा है, इसलिए तो स्वामी विवेकानंद जब विश्व धर्म संसद के सामने जब भाषण कर रहे थे, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट के सामने, तो वो कहते हैं कि हम टॉलरेट नहीं करते हैं, बल्कि हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस हमारा ये तत्व है। यह मुद्दों को आगे ले जाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो हमें करने की आवश्यकता है, और युवाओं की भी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो सकती है, और युवाओं ने ये इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, हम जब लोगों की चर्चा कर रहे, तो हमने पुष्प की बात कही, और हमारा जो इस बात का ब्रीद वाक्य है, मोटो जो है वसुधैव कुटुम्बकम, तो ये हमारा ये उपनिषदों का ये श्लोक है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। इसका मतलब क्या? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, कि यह मेरा है, यह तेरा है, ये कहना, जिनका बिल्कुल दिमाग छोटा होता है, छोटे दिल के होते, छोटे दिमाग के लोग होते हैं, वह मेरा पराया करते बैठते हैं। जो उदार चरितानाम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उदार विशाल हृदय का व्यक्ति होता है, सारे विश्व को ही अपना कुटुंब मानता है, अपना परिवार मानता है। यह, और अगला हमारा जो एजेंडा होगा, हमारी G20 की प्राथमिकताओं को दक्षिण के हितों द्वारा आकार दिया जाएगा। तो ये जो ग्लोबल साउथ लीडर्स की जो समिट भारत में हुई थी, हमारा यह आप ये साउथ और नॉर्थ क्या है? जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अर्ध विकसित राष्ट्र है, विकास के राह पर चलने वाले अभी राष्ट्र है, जो पूर्ण विकास के तत्वों को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है, विकास की उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे अर्ध विकसित डेवलपिंग कंट्रीज है, उन कंट्रीज को साउथ कहा जाता है, ग्लोबल साउथ, और जो आगे वाली जो कंट्रीज है, उनको ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है। तो हमारा यह ये होगा कि विश्व के ग्लोबल साउथ, मतलब विकसनशील राष्ट्र है, उन राष्ट्रों को साथ में लेकर के ग्लोबल एजेंडा डेवलप करने में और उनके हितों को आगे बढ़ाने में हमारी प्राथमिकता रहेगी। मतलब देखना यह है कि आज भारत की जिस प्रकार से प्रगति हो रही है अंतरराष्ट्रीय पटल पर,
और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व भी भारत कर रहा है। इसमें हम अभी भी अविकसित मतलब अर्धविकसित अविकसित नहीं अर्धविकसित डेवलपिंग कंट्री है। तो हमारे हित जो है अन्य विश्व के अन्य हिस्सों में रहने वाले जो अर्धविकसित या डेवलपिंग कंट्रीज है उनसे उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वैश्विक अनेक सारी समस्याओं पर जब चर्चा होनी है तो ग्लोबल साउथ के जो हित है उनको ध्यान में रखना है। यह बात हमने हमेशा केंद्र में रखी है, शुरुआत से लेकर अभी तक। इसलिए हमारे फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में चेंज के साथ कंटिन्यूटी के साथ चेंज है, सातत्य के साथ थोड़ा बदलाव हमारे यहाँ पर है। तो हम ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों के जो मुद्दे हैं, उनके हित है, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमारा होगा कि हम प्रकृति पर ट्रस्टीशिप के आधार पर टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करेंगे। हमारे उपनिषद में भी कहा है ना कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृधः कस्य स्विद्धनम। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी जैसे महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि पृथ्वी के पास हमारी सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने इतने जो संसाधन है पृथ्वी के पास है, लेकिन हमारा जो लालच है, हमारी जो ग्रीड है, उसको पूर्ण करने तक के संसाधन जो है हमारे पृथ्वी के पास नहीं है। इसका मतलब यही हुआ, ये जो हमारे उपनिषद का ये जो श्लोक है, ईशावास्यम इदं पर सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा ग्रधा कस्य स्विद्धनम। इसका मतलब कि हमें जो आवश्यक है उतना ही लेना चाहिए, दूसरे की प्रॉपर्टी पे, दूसरे के स्टेट पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके प्रति लालच मन में नहीं रखना चाहिए। अगला जो मुद्दा है, हम अन्न, उर्वरक और चिकित्सा आपूर्ति का अराजनीतिकरण करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या हुआ कि हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के वजह से फूड, उर्वरक मतलब खाद्य नहीं, खाद मतलब फर्टिलाइजर्स, और चिकित्सा मतलब हेल्थ, इनसे संबंधित अनेक सारे मुद्दे आज वैश्विक स्तर पर चर्चाएं होती है। हमने देखा फूड और उर्वरक, ऑयल प्राइसेस, फूड और ये जो फर्टिलाइजर्स है उनकी कीमतें बढ़ी है। और इनका फायदा लेते हुए कुछ वैश्विक जो महासत्ताएं हैं वो अन्य राष्ट्रों को एक प्रकार से दबाना भी चाहती है, जो सैंक्शंस जो है, प्रतिबंध लगाती है। तो हमने ये कहा कि भाई ये जो है उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये सभी राष्ट्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये हमारा मुद्दा है। तो इस पर कोई राजनीति नहीं चलेगी। कोविड के समय में हमने वैक्सीन मैत्री के समय ये हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि विश्व की जो बड़ी-बड़ी महासत्ताएं हैं, उन्होंने मॉडर्ना और जॉनसन, इनके माध्यम से अनेक सारे वैक्सीन्स बनाए, लेकिन वो फ्रीली उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। भारत ने इस संदर्भ में अगुवाई की और कहा कि आज यह समय सिर्फ अपनी लालच की पूर्ति का नहीं है, बल्कि आज वैश्विक मानव समुदाय एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। इस समय हमको सब में साथ में आकर के, सभी मानवीय समुदाय को साथ में आकर के, जो राष्ट्र इस प्रकार के वैक्सीन्स नहीं बना सकते हैं, अपनी अपने लोगों को, अपने नागरिकों को बचा नहीं सकते, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक कोवैक्स प्रोग्राम चलाया गया, लेकिन हमने वैक्सीन मैत्री के माध्यम से अनेक राष्ट्रों को और बहुत बड़ी संख्या में हमने वैक्सीन प्रोवाइड किए। इसी के साथ में हमारी जो डोमेस्टिक आवश्यकताएं थी, उनकी भी हमने पूर्ति की। तो इसीलिए इस संदर्भ में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और यह एजेंडा एजेंडा आगे ले जाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और ये एजेंडा डेवलप करना भारत के अध्यक्षता के विचार के केंद्र में है। और अंतिम बात जो है, हम सबसे शक्तिशाली देशों के बीच में ईमानदार और पारदर्शी बातचीत को बढ़ावा देंगे। इसका मतलब क्या है कि ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट कन्वर्सेशंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि आज अगर हम देखें रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसमें यह अब बहुत सारे जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने वाले, उसका विश्लेषण करने वाले जो महान विश्लेषक हैं, उनका यह मानना है ये जो जो युद्ध चल रहा है, ये केवल रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध नहीं है। यूक्रेन तो एक बस पैदा है, और ये वास्तविकता में ये युद्ध जो है वो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन या नेटो के सदस्य राष्ट्र जो है उनके बीच का युद्ध है। और इस युद्ध के बीच में जो है यूक्रेन पीसा जा रहा है, और हमें ये बताया जा रहा है ग्लोबल मीडिया के माध्यम से और अन्य अन्य माध्यमों से
कि यह जो है यह यह जो है रशिया आक्रामक है। लेकिन यूरोपियन यूनियन की भूमिका क्या है, नेटो की भूमिका क्या है, या संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भूमिका क्या है, इस संदर्भ में हमें कोई इल्म नहीं है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, या इस प्रकार से पारदर्शक चर्चाएं सामने आती हुई भी नहीं दिखाई देती है। तो हमारा यह मानना है कि इस प्रकार से जो वैश्विक मुद्दे हैं, वैश्विक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पारदर्शी और ईमानदारी से, नेक ढंग से, ऑनेस्टी के साथ उसको सुलझाना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसी के साथ में समय-समय पर हमारी एक, क्योंकि 1 दिसंबर से लेकर के 30th ऑफ नवंबर 2023 मतलब इस वर्ष भर में अनेक सारी बैठकें होने वाली है। उसमें अनेक सारे कार्य समूह हैं। मैंने कहा नागरिक समुदाय है, वीमेन है, बिज़नेस लीडर्स है, युवा है, इनको भी इन्वॉल्व किया जाने वाला है। और मैं अंत में यही कहूँगा कि हमारे युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, कि हमारे सामने ये जो G20 की अध्यक्षता हमारे पास आना, ये हमारे लिए सुनहरा अवसर है कि जब हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे बढ़ते कदम जो है, बढ़ रहे हैं निज ध्येय पथ साधक निरंतर, जो हम साधक बन कर के निरंतर इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये विश्व के सामने लाने की भूमिका हमारी है। मैं मानता हूँ कि ये जो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हुआ, लेकिन यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ पर शेयर किए। इसके आधार पर केवल कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वही नहीं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने में भी बड़ी आसानी होगी। बहुत सारे जो स्टेट सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य सारे भी एग्जाम्स जो है जहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझे लगता है कि एक ऐसे मार्गदर्शक तौर पर ये वीडियो काम करेगा। इस प्रकार के अनेक सारे जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे मुद्दे प्राथमिकता से, मैं समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे इस हेडिंग के नीचे, इस एपिसोड क्या कहते हैं उसको, एक जो कॉलम मैं करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं समय-समय पर अपलोड करता जाऊँगा। आप ने अगर सुन लिया है मेरा पूरा यह वीडियो, तो आप अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर पहुँचाएँ, यह आपसे अनुरोध है। आपने यह सारा वीडियो सुना, इसलिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।